हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रोटी और संसद, जो कि धूमिल द्वारा लिखी गई कविता है और यह यूजीसी नेट के यूनिट 5 के अंतर्गत आप सभी को पढ़ना है। तो इसी कविता के मूल टेक्स्ट पर हम बातचीत करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे और बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से हम अभ्यास प्रश्नों पर भी बातचीत करेंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी अंत तक इस वीडियो को अपने लिए आवश्यक मानकर जरूर देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, मूल टेक्स्ट पर बातचीत करते हैं। उसके पहले जो यहाँ पर शीर्षक दिया गया है, रोटी और संसद, धूमिल को ध्यान में रखते हुए हमने दो आलोचकों पर बातचीत की थी, बच्चन सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी के विचारों को लेकर। उम्मीद है कि वो पुरानी वाली वीडियो आपने जरूर देखा होगा। और धूमिल किस प्रकार की कविताएं लिखते थे, इनकी कविताओं का मुख्य स्वर क्या हुआ करता था, उससे भी आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। प्रायः धूमिल की कविताओं में जो केंद्रीय विषय वस्तु रही है वो आम आदमी की जीवन गाथा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए सुदामा पांडे यानी धूमिल ने बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। यहाँ पर शीर्षक आप देख रहे हैं, एक तरफ रोटी की बात की गई है, दूसरे तरफ संसद की बात की गई है। रोटी जो कि आम आदमी के प्रतीक के तौर पर है और संसद जो कि आम आदमी के प्रतिनिधि के तौर पर है। तो ये आप देख रहे हैं कि दो, एक सतह की बात की गई है और दूसरा एकदम सतह से उच्चतम स्थिति जो एक व्यक्ति की हो सकती है, जो देश चलाने और नियम कानून बनाने का अधिकारी हो जाता है। दोनों को जोड़कर यहाँ पर देखने की कोशिश धूमिल ने की है। तो आप इस शीर्षक को देखिए, कितना गंभीरता से देखने की जरूरत है कि एक तरफ रोटी जो कि आम आदमी के प्रतीक के तौर पर है और संसद जो कि आम आदमी के प्रतिनिधि, उसके सवालों को उठाने वाले के रूप में चित्रित किया गया है। तो कविता जैसे मैं पढ़ूंगा और इसका पाठ हम करेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में व्याख्या भी आने लगेगी। धूमिल बार बार अपने कविताओं के माध्यम से एक ही चीज केंद्र में रखते हैं, वो है राजनीतिक समझदारी। आपने आलोचना वाली जब वीडियो देखी होगी तो वहां पर भी इसकी चर्चा की गई है। कविता कुछ इस प्रकार है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। आप देख रहे हैं इस कविता की शुरुआत कैसे होती है और अंत में जाकर प्रश्नोत्तरी पर यह कविता खत्म होती है, एक सवाल छोड़कर चली जाती है। देखा जाए तो कविता की जो विषय वस्तु है या फिर इसकी बनावट है वो बहुत ही छोटी है। इसको लघु कविता के रूप में देखा जा सकता है। धूमिल वैसे लंबी कविताओं के लिए भी जाने जाते हैं और छोटी कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं। रोटी और संसद कुल 9 पंक्तियों की कविता है। इसके पहले आपने एक कविता पढ़ी होगी, अकाल और उसके बाद। जैसे ही मैंने कहा आपके दिमाग में इसके कवि का नाम आ गया होगा। और ये कविता धूमिल की कविता से और छोटी है, ठीक है। लगभग 8 लाइन की ये कविता है और किसकी कविता है ये आपके दिमाग में आ गई। तो तुलना इसलिए मैंने किया कि आपके दिमाग में छोटी छोटी कविताएं जो लिखी गई हैं और बहुत ही मार्मिक कविताएं हैं और सवाल उठाती हुई कविताएं हैं, वो दिमाग में आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो जिस कविता पर हम बात कर रहे हैं, ये मात्र 9 पंक्तियों की कविता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो पूरी कविता अगर 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो इसकी व्याख्या या फिर इसका अर्थ तुरंत खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि जो कविता है सन 1977 ईस्वी में प्रकाशित कल सुनना मुझे नामक काव्य संग्रह में ये इसको संकलित किया गया है। आप देख रहे हैं 1977, यानी कि देश को आजाद हुए लगभग 30 वर्ष हो चुके थे जब ये कविता लिखी गई थी। और इसके पहले सन 1967 ईस्वी में यही धूमिल एक और कविता लिखे थे जिसका शीर्षक था 20 बरस बाद, जो कि कई
महत्वपूर्ण परीक्षाओं के सिलेबस में भी शामिल है और आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। तो लगातार आप देख रहे हैं कि धूमिल राजनीतिक समझदारी को केंद्र में रखते हुए आम आदमी और उसके प्रतिनिधि को ललकारते हुए दोनों के बीच में संवाद को स्थापित करते हुए कविताएं लिखते रहे। यहां पर अब देखा जाए तो ये जो आदमी प्रयुक्त हुए हैं इस कविता में कुल 3 आदमियों की बात की गई है। एक आदमी जो कि रोटी बेलता है। अब ये आदमी जो है वो एक खास वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कि किसान या मजदूर वर्ग से इसको जोड़ा जा सकता है। एक आदमी रोटी खाता है, यानी आप देख रहे हैं ये दूसरा जो व्यक्ति है ये उपभोक्ता वर्ग का है जिसको हम मध्य वर्ग भी कह सकते हैं। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, यानी कि ऊपर के जो 2 आदमियों की चर्चा की गई उनसे ये भिन्न तरीके का आदमी है। जो न रोटी बेलता है यानी जो न किसान है न मजदूर है और न ही उपभोक्ता वर्ग का है, वह क्या करता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। एक नई आप देख रहे हैं कि उसकी प्रक्रिया है, वो रोटियों से क्या करता है, खेलता है। यानी कि जो रोटी बनाने वाला है, जो रोटी खाने वाला है, उसे एक अलग ढंग का है। अब कवि यहाँ पर मैं शैली को अपनाते हुए सवाल पूछता है। कवि लिखता है कि मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। तो देखा जाए इसे तीसरे आदमी के लक्षण के तौर पर तो यह आदमी है पूंजीपति वर्ग या फिर इस देश का जो राजनेता वर्ग है। आमतौर पर आप देखेंगे कि जो पूंजीपति होता है या फिर उद्योगपति होता है वही ज्यादातर राजनीति में भी आज की स्थिति में सक्रिय भी होता है। बहुत कम ऐसे राजनेता हैं जो कि जमीन से जुड़े रहकर आम आदमी का ख्याल करने की कोशिश करते हैं। तो ये कवि के मन में कहीं कहीं सवाल उत्पन्न हुआ है कि आजादी के लगभग 30 वर्ष हो चुके फिर भी स्थिति वही है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। ये खेल को समझना बहुत मुश्किल है और कवि के मन में सवाल आता है कि मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। और संसद के पास भी इसका कोई जवाब, ठोस जवाब नहीं है कि तीसरा आदमी कौन है, क्योंकि उस आदमी का संबंध इस संसद से भी है, यानी कि पूंजीपति और राजनेताओं के तरफ कवि ने संकेत किया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी कविता आपके दिमाग में बैठ गई होगी और आप समझ भी गए होंगे कि किस परिस्थिति में धूमिल ने इस कविता को लिखा है और कविता में जो भी प्रतीक प्रयुक्त किए गए हैं वो किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। कविता बड़ी ही सीधी सपाट है। जब धूमिल पर हम बातचीत कर रहे थे तो हमने कहा कि इनकी कविता सपाट बयानी करती है, बहुत ज्यादा इसमें घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं धूमिल, सीधे सीधे बातों को लिखते हैं। और देख रहे हैं आप गद्यात्मक लहजे में ही है लेकिन समझने वाली कविता है, आपको इसके लिए किसी खास डिक्शनरी इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप देखेंगे इस कविता का जो तेवर है वो बड़ा ही आक्रामक ढंग का है। ये तेवर आपको कबीर, निराला, मुक्तिबोध इत्यादि की भी याद दिला सकता है। ठीक है, तो उसी की श्रेणी में धूमिल को भी रखा जाता है। तो कुल मिला जुलाकर आपने रोटी और संसद नामक जो कविता है, और ये कविता कई विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में आपको मिल जाएगी और ऐसी कविता है कि इसको थोड़ा सा भी आप ध्यान में रखेंगे तो तुरंत याद होने लायक कविता है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो लेक्चर के सहारे इस कविता को धीरे धीरे याद भी कर लिए होंगे। 9 पंक्तियों की कविता है। चलते हैं, हम बात करते हैं इस कविता के आधार पर कुछ सवालों को देखते हैं। पहला जो सवाल यहाँ पर है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। उपयुक्त पंक्तियां धूमिल की किस कविता की अंश है? संसद से सड़क, रोटी और संसद, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो किस कविता का अंश है हमें यहाँ पर बताना है। तो आप लोगों ने बहुत ही गंभीरता से इस वीडियो लेक्चर को देखा और कविता को भी देखा तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, रोटी और संसद नामक कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। अगर थोड़ा सा भी हम ध्यान नहीं देंगे तो इसका उत्तर जल्दीबाजी में बहुत सारे विद्यार्थी पहला दे सकते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि लगेगा कि इसमें संसद शब्द आया हुआ है तो ये
कविता हो सकती है। ये क्या है? काव्य संग्रह है, कविता भी है, काव्य संग्रह भी है, लेकिन रोटी और संसद नाम की एक कविता धूमिल ने लिखी है, तो उसी से इस पंक्ति को, इन पंक्तियों को उठाया गया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, रोटी और संसद कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? संसद से सड़क, रोटी और संसद, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है रोटी और संसद नाम की कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है। देखा जाए तो ये प्रश्न बहुत सीधे सीधे हैं, सपाट है, लेकिन बदलते हुए पैटर्न में हम तथ्यों को धीरे धीरे अपने मन मस्तिष्क में बैठाएंगे, तभी घुमावदार प्रश्नों को आराम से हम हल कर पाएंगे। बातों ही बातों में आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया कि ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है, कल सुनना मुझे। उसमें ये रोटी और संसद नाम की कविता संकलित की गई है। फिर मैं ध्यान दिलाऊंगा कि जल्दीबाजी में आपको लगेगा कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि कल सुनना मुझे नामक काव्य संग्रह में रोटी और संसद नाम की कविता संकलित की गई है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, कल सुनना मुझे का प्रकाशन वर्ष है। इस तरीके का भी सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, हालांकि क्रम पूछ लिया जाता है, तो क्रम पूछते समय भी अगर आपको प्रकाशन वर्ष याद रहेंगे तो आप आराम से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन दिया गया 1972, 1975, 1977, 1979। तो एक कविता जो काव्य संग्रह है कल सुनना मुझे, प्रकाशन वर्ष कब है हमने नोट्स में भी बताया था, और यहाँ भी आप लोग सही जगह जा रहे हैं। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है, सन 1977 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिएटिव ढंग का प्रश्न है। पूछा गया है, कल सुनना मुझे में कितनी कविताओं का संकलन है? अगर आप इस काव्य संग्रह को देखेंगे तो इसमें कई कविताओं का संग्रह किया गया है, जिसमें रोटी और संसद नाम की कविता जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगी है, इसके अतिरिक्त और ढेर सारी कविताएं। ऑप्शन दिया गया 35, 36, 37, 38। यानी कि आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई होगी कि इस काव्य संग्रह में कुल 35 से प्लस कविताएं हैं। तो कुल कितनी कविताएं हैं? सही जवाब है ऑप्शन 37। 37 कविताएं कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में संकलित की गई हैं। तो इस तथ्य को जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि रोटी और संसद कविता में कवि ने कुल कितने आदमियों का उल्लेख किया है? जब इस कविता का हम पाठ कर रहे थे तो तुरंत आपके दिमाग में उन आदमियों की संख्या आ गई होगी। ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो रोटी और संसद वही, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है बल्कि रोटी से खेलता है। ये देखिए आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने कुल 3 आदमियों के बारे में पढ़ा था। अगला प्रश्न है, रोटी और संसद कविता में रोटी बेलने वाला प्रथम व्यक्ति किसका प्रतीक है? इसकी चर्चा हमने कविता के पाठ के दौरान की थी, और विकल्प को आप भी साथ साथ में पढ़ेंगे। ऑप्शन दिया गया है किसान व मजदूर, मध्य वर्ग, पूंजीपति वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो रोटी बेलने वाला व्यक्ति किसका प्रतीक है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, किसान व मजदूर। इसको हम आम आदमी भी कह सकते हैं, या फिर श्रमिक वर्ग भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। ऑप्शन में अगर ये भी रहे तो सही जवाब हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, रोटी और संसद में रोटी खाने वाला दूसरा व्यक्ति किसका प्रतीक है? ऑप्शन दिया गया है किसान व मजदूर, मध्य वर्ग, पूंजीपति वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो रोटी खाने वाला व्यक्ति जिसकी की चर्चा हमने की, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का कि ऑप्शन दूसरा, मध्य वर्ग, जिसको कि यहाँ पर उपभोक्ता वर्ग भी लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, रोटी और संसद में रोटी से खेलने वाला तीसरा व्यक्ति किसका प्रतीक है? ऑप्शन दिया गया है किसान व मजदूर, मध्य वर्ग, पूंजीपति वर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं कि इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पूंजीपति वर्ग को हम तीसरे व्यक्ति के प्रतीक के तौर पर देख सकते हैं, या फिर इसमें और एक शब्द जोड़ा जा सकता है, राजनेताओं को भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से असत्य है, या फिर कई बार पूछ दिया जाता है कि असंगत है। हालांकि यहाँ पर मेल जब होता है तब असंगत का प्रयोग होता है, सही शब्द यहाँ पर असत्य ही है। ऑप्शन दिया गया कि क्या असत्य है? एक व्यक्ति रोटी बेलता है,
दूसरा व्यक्ति रोटी खाता है, तीसरा व्यक्ति रोटी सेकता है और तीसरा व्यक्ति रोटी से खेलता है। तो इसमें से कौन सा असत्य है? तो आपने देखा कि पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, रोटी सेकता है। कोई व्यक्ति इस तरीके का जिक्र पूरी कविता में नहीं किया गया है। तो उम्मीद है कि रोटी और संसद नाम की कविता के पाठ को, अर्थ को और उस पर आधारित किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं आपने देख लिया। और ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आधारित हमने दोनों प्रयोगों को आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और हमारी कोशिश यही रहेगी कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए, मूल टेक्स्ट का अध्ययन करते हुए, आवश्यकता अनुसार हम प्रश्नों को भी साथ साथ में हल करते चलें, तो ज़्यादा हमें फायदा होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये प्रयोग कैसा लगा और लगातार इस चैनल से आप सभी जुड़े रहिए। अपनी तैयारी के बेस को मजबूत करने के लिए चैनल पर उपलब्ध पुराने वीडियोज को जरूर देखते रहिए। वो वीडियोज ऐसा नहीं है कि आपके लिए लाभदायी नहीं है, बहुत ही लाभदायी है, क्योंकि बेस मजबूत रहेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा और परीक्षा में हम अच्छा कर पाएंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।